हेलो एवरीवन, आज मैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया का वन शॉट लेक्चर लेकर आया हूं और मैं इस बात का आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को धुआं-धुआं कर दोगे। मैं इस वीडियो में सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं जो इस साल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, मैंने उसका भी जिक्र किया हुआ है इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राकृतिक आपदाएँ क्या हैं। प्राकृतिक आपदा से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा से पक्का आएगा, इसलिए मैंने प्राकृतिक आपदा का ये टॉपिक इसमें लिख दिया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। प्राकृतिक आपदाएँ एक विनाशकारी घटनाएँ हैं जो अक्सर बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं और पारितांत्रिक तंत्र को बाधित करती हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कई प्रकार की क्षति होती है। जबकि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना नामुमकिन है, लेकिन समय पर तैयारी करके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसलिए हर प्राकृतिक आपदा के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसका पालन करके कीमती जीवन को बचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब दोस्तों प्राकृतिक आपदा होती है। और दोस्तों इसको मैंने एकदम शॉर्ट शब्दों में और आसानी से समझाने के लिए आपको मैंने इस तरीके से लिख रखा है। बाकी आप क्वेश्चंस को अपने शब्दों में बढ़ा-चढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वन शॉट लेक्चर में सब कुछ कवर कराने को बोला है, इसलिए मैंने सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही इसमें लिख रखा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिख रखा है। बाकी आप लोग जो है इसको समझ के अपने शब्दों में और बढ़ा-चढ़ा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आएगा। तो मैंने आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने डाला हुआ है। अब जैसे आपदा प्रबंधक चक्र क्या है? इसका दोस्तों जो है ये पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन चक्र क्या है? रोकथाम, तैयारी और पुनः प्रवृत्ति ये सॉरी दोस्तों, पुनः प्राप्ति, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति, यह आप लोगों का आपदा प्रबंधक चक्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत किसी भी आपदा में पहले जैसे कोई मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि जैसे कोई आपदा आने वाली है, मान लीजिए कि बाढ़ आने वाला है, तो बाढ़ के लिए हमें पहले क्या-क्या पहले उसके लिए रोकथाम करना मतलब कोई मतलब रोकने के उपाय जो है ये करने चाहिए। तो हमने मतलब हमें पहले रोकथाम करने के लिए जो है मतलब जो भी मतलब रोकने के लिए जो है रोकथाम की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। फिर उसके बाद उसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे मतलब हमें क्या-क्या चीज़ों का मतलब उसमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसे सरकार को जो है उस पब्लिक के लिए क्या-क्या करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ करना चाहिए। जैसे कि सरकार के लिए सरकार जो है लोगों के लिए जो है खाना जो है उपलब्ध कराए बाढ़ के समय में। और प्रतिक्रिया के अंतर्गत जैसे मान लो दोस्तों कि सरकार जो है उन लोगों के ट्रीटमेंट जो है उन लोगों को ट्रीटमेंट उपलब्ध कराए, जैसे जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जो लोगों को मतलब शारीरिक दिक्कत आ रही है, उन लोगों को जो है ये सब चीज़ मुहैया कराया जाए। और पुनः प्राप्ति के अंतर्गत आता है कि हमें उससे बच के दोबारा कैसे वापस जो है अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना है। तो ये आपदा प्रबंधक चक्र के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन एक सतत प्रक्रिया है जो या तो धीरे-धीरे या फिर बहुत तेज़ गति से होती है। इसका परिणाम स्वरूप ऊपरी मृदा का लगातार नुकसान होता है, पारितांत्रिक तंत्र का क्षरण होता है, मृदा का पतन हो जाता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन के कारण है दोस्तों कृषि, चढ़ाई, खनन, भवन निर्माण, नदियों और जलधाराएँ, भारी हवाएँ, मरुस्थलीय कारण, ये दोस्तों ये मृदा अपरदन के कारण है। कृषि जैसे कि कृषि करने से जो है खेती करने से बार-बार जो है अगर किस खेत को बार-बार बोया जाता है, जोता जाता है तो उसकी ऊपरी मिट्टी जो कि उपजाऊ होती है, वो बार-बार उसकी परत हटती रहती है, तो उसके उपजाऊपन पे फ़र्क आता है। और दूसरा पॉइंट चढ़ाई से है, जैसे कि मिट्टी पे ही चलने से जो है मिट्टी की जो है ऊपरी परत जो है खिसकती रहती है, जिससे जो है मृदा के अपरदन का ये भी कारण बनता है। खनन दोस्तों खुदाई करने से जो है मृदा अपरदन का ये भी एक कारण है, खनन भी, और भवन निर्माण और दोस्तों ये पॉइंट जो है भवन और निर्माण दोनों एक ही पॉइंट है, इसको गलती से मतलब एक अलग-अलग हो गया लेकिन आप एक ही में लिखिएगा। नदियाँ और जलधाराएँ,
दोस्तों नदियों का हवा नदियाँ जो होती हैं, जलधाराएँ जो होती हैं, जो है मिट्टी को बहा के लेके जाती हैं, तो मृदा अपरदन का ये भी एक कारण है। भारी हवाएँ जो होती हैं, वह भी जो है मिट्टी को उड़ा के लेके जाती हैं, तो दोस्तों मृदा अपरदन का यह भी एक कारण है। उसके बाद मरुस्थलीयकरण, यह भी मृदा अपरदन का एक कारण है। और उसके बाद में दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा अपरदन के रोकथाम। तो मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए दोस्तों हमें जो है कई चीज़ें करनी चाहिए, जैसे बंजर भूमि पे पेड़ लगाने चाहिए, भूमि पर जल का छिड़काव करना चाहिए। जैसे दोस्तों भूमि पे धूल आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में धूल उड़ता है। तो दोस्तों जल का छिड़काव करने से जो है धूल नहीं मतलब धूल की उड़ने की मात्रा कम हो जाती है और इसलिए हमें जो है जल वगैरह का छिड़काव करना चाहिए, अपने घर के आस-पास पेड़-पौधे लगाने चाहिए और मतलब कई तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। एक ही मिट्टी पे बार-बार जो है दोस्तों फसल नहीं उगाना चाहिए। ऐसे मतलब बहुत सारे तरीकों की इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जो भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैव विविधता क्या है? जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता से है। जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैविक जिसका अर्थ जीवन जीने से संबंधित है और विविधता जिसका अर्थ है विभिन्न चीज़। जैसे विविधता आनुवांशिक प्रजाति और पारितांत्रिक पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर विभिन्नता है। जैसे विभिन्नता सभी जीवित चीज़ों की विभिन्नता है। विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव उनमें मौजूद विभिन्न आनुवांशिक जानकारी और उनके द्वारा बनाए गए विविध पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों ये जो है जो विविधता की जो है परिभाषा है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और इसको आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉप में देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। विविधता के प्रकार में आ जाता है आनुवांशिक विविधता, जो किसी दी गई प्रजाति के भीतर जीन की विविधता और किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति में जीन का एक अनूठा संयोग होता है। और अधिक आनुवांशिक विविधता प्रजातियों के अस्तित्व में योगदान दे सकती हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रजाति विविधता, जिससे किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समान प्रजातियों की संख्या के आधार पर तथा किसी निश्चित भूभाग या आवास में उनकी दुर्बलता और या प्रचुरता के आधार पर मापा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र विविधता, जो आवासों, जीवित समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों की संख्या और प्रचुरता की परिभाषित करती है, जिनके भीतर विभिन्न जीव रहते हैं और विकसित करते हैं। तो दोस्तों आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत हमारे अंदर जो आनुवांशिक जो भी गुण होते हैं, आनुवांशिक उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उनके जो हमारे अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं उनके अंदर उसमें क्या-क्या विविधता पाई जाती है, इस चीज़ के बारे में बताया गया। प्रजाति विविधता, ये तो आप जानते हैं कि अलग-अलग प्रजाति के जीवों के अंदर जो है क्या-क्या विविधता होती है, इसके बारे में जो व्याख्या किया गया है वही जो है प्रजाति विविधता के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता के अंतर्गत जो है दोस्तों जैसे अलग-अलग जीव जो है अलग-अलग प्रकार के जीव अलग-अलग प्रकार के आवासों में रहते हैं। तो उसमें जो है हमें पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस क्या है? दोस्तों ये आप लोगों का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका कन्फर्म है कि पेपर में आएगा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों ये हर साल पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस है जो कि गर्मी को रोक कर रखती है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हमारे वातावरण में गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि जो है दोस्तों अलग-अलग प्रकार के गैसें जो हैं हमारे वातावरण में जो है जिनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग जो भी वाहन चलाते हैं उनमें से गैस निकलता है और जो भी कंपनी कारखाने जो भी चल रही हैं उनमें से भी कोई जो भी धुआँ फैक्ट्रियों से धुआँ कूड़ा-कचरा जो निकलता है वो भी एक गैस उत्पन्न करता है। और भी कई प्रकार की जो भी दोस्तों मानव निर्मित क्रियाएँ हो रही हैं जिससे कि जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि कुछ प्राकृतिक कारण भी है जो है इसके निकलने के, जो भी आप ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत दोस्तों आपका जो है कई प्रकार के वो आ जाएँगे, जैसे ज्वालामुखी का फटना जो है, विस्फोट होना और जो है
ओज़ोन परत जो है वो पतला होना, ये सब चीज़ें भी आ जाएँगी दोस्तों, जो है कि मतलब ग्रीन हाउस गैस के मतलब बढ़ने के प्रभाव क्या-क्या हैं। तो दोस्तों जो ओज़ोन है हमारा, वो इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पतला हो रहा है। और अब आगे हम पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनने वाली विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें कौन-सी हैं। तो दोस्तों इनमें से आप 2-3 गैसों के नाम याद रख लीजिए, जो कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। इन सभी को याद नहीं है, ज़रूरत नहीं है इन सबको याद रखने की, लेकिन आप इनमें से जो है 3-4 जो है गैसों लिख सकते हैं। जो जिससे कि मतलब ये पूछा जा सकता है, 3-4 जो है मतलब दोस्तों आप याद रख लेना, जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। मीथेन, नाइट नाइट्राइड ऑक्स नाइट्रा नाइट्राइस ऑक्साइड, ओज़ोन, O3, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC और HFC, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फ्लूरोकार्बन, ये आ जाएगा दोस्तों आपके इसमें ग्लोबल वार्मिंग में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए चालू करते हैं ये। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? तो मानव द्वारा उपयोग के बाद त्याग दिए जाने वाले ठोस तत्व अथवा पदार्थों को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। इस विचार पर इस विविध प्रकार के इसमें विविध प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच, प्लास्टिक बैग, अ, प्लास्टिक और मतलब दोस्तों कई प्रकार की जो मतलब जो भी चीज़ें जो मतलब मनुष्य जो है अपने घर से जो भी मतलब जो भी चीज़ें जैसे यूज़ करके फेंकता है, वो सब अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते ही हैं। अपशिष्ट पदार्थ भी दोस्तों इसमें भी जो मतलब जो भी चीज़ हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, वो एक अपशिष्ट पदार्थ में आता है। जैसे हमने कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक पिया, उसका बोतल फेंक दिया, वो एक अपशिष्ट पदार्थ में है। और जैसे मान लो सर दोस्तों कि हमने कोई भी सब्ज़ी जो है उसका खाया, तो सब्ज़ी का जो छिलका है वो भी हमने छील के फेंक दिया, काट के फेंक दिया, वह भी अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आता है, लेकिन वह पृथ्वी के अंतर्गत मिल जाता है। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक जो है वो हम मतलब हम पृथ्वी में जो है उसको मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को मतलब बताया गया है कि मतलब प्लास्टिक जो है इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस टॉपिक में दोस्तों इसी चीज़ को समझाया गया है, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट में ही आपको जो है इसकी परिभाषा समझा दिया है। बाकी अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। जलवायु परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जलवायु परिवर्तन क्या होता है। औसत तापमान। जलवायु परिवर्तन औसत तापमान, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम में विभिन्न आयामों में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी बारिश की औसत मात्रा में बदलाव आती लाती है। इससे समुद्र के जल में स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही इंसान, जानवर और वनस्पति पर भी इसका असर होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जलवायु जो है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में होने वाले परिवर्तन की वजह से इसमें हमारे जलवायु में भी तरह-तरह के चेंजेस देखे जा रहे हैं। जैसे कि जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप जो पूरा बर्फ़ से बना हुआ है, उसमें जो है बर्फ़ें गल रही हैं, तो समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि जो है दोस्तों हमारे तटीय क्षेत्रों पे पानी जो है वो मतलब वहाँ पे उनकी मात्रा बढ़ रही है। और मौसम में भी जिसके कारण परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। क्योंकि देख रहे होंगे आप कि जो है पहले जो है मतलब मार्च फरवरी तक जो है गर्मी चलती थी, लेकिन अब इस समय क्या है कि मतलब कि गर्मी जो है वो ठंड के मौसम में भी जो है कभी-कभार बहुत तगड़ा धूप निकलता है। ये सब दोस्तों हमारे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्योंकि हम लोग जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि मतलब जलवायु में हमारे कैसे-कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, गर्मी का लेवल क्यों बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन जो है इसका क्या कारण है, और जलवायु परिवर्तन से हमारे मतलब वातावरण में क्या-क्या मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पारिस्थितिकीय अध्ययन। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकीय अध्ययन का तात्पर्य उन सभी स्थितियों से है जो पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के
जीवन के विकास और स्थिरता को प्रभावित करती है। ये जीवित जीवों का एक तात्कालिक परिवेश है जिसमें वे रहते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं उनके जो है रहन-सहन के बारे में बताया गया है कि मतलब जो भी जीव पृथ्वी के पे रहते हैं, वे जो है अपने जीवन जीने के जो भी तरीके हैं उनके उनके मतलब जो भी मतलब दैनिक मतलब कार्य वगैरह जैसे जो भी चीज़ है उनके बारे में बताया गया है। तो ये इसकी परिभाषा है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये आने के चांसेस हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सतत विकास। दोस्तों ये पॉइंट तो 100% कन्फर्म है कि ये आएगा ही आएगा। क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है और जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, सतत विकास क्या होता है। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंतर्गत भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करना, यही इसकी परिभाषा है दोस्तों। कि मतलब जो भी हमारे संसाधन हैं इसका जो है एक उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे जो पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे धरती के अंदर लिमिटेड ही है। तो लेकिन हमारी जो इस समय की पीढ़ी है इसको पेट्रोल को जो है हमारी पीढ़ी जो है दबा के इसका इस्तेमाल कर रही है। तो जैसे कि गाड़ी वगैरह में जो है लगभग सब लोग जो है अब तो दोस्तों जैसे सीएनजी और बिजली वगैरह जो चलने लग गई, लेकिन जो है आज के अगर 10 साल पहले देखा जाए तो जो है पेट्रोल का खूब मतलब लोग दबा के इस्तेमाल करते थे। पेट्रोल ही जो है जगह जगह पे गाड़ियों से आने जाने के लिए पेट्रोल का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन पेट्रोल जो है हमारी पृथ्वी के अंदर एक सीमित मात्रा में है। परंतु अगर हम इस तरह से पेट्रोल निकालते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के अंदर से पेट्रोल समाप्त हो जाएगा और फिर हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी, नेक्स्ट पीढ़ी होंगी, उनके लिए वो पेट्रोल नहीं बचेगा। तो दोस्तों मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ ये समझाया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब पृथ्वी में मतलब हमारे संसाधन मतलब हमारे लिए है, लेकिन जो है जो आने वाले भविष्य के लिए उनको बचा के रखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो सतत विकास में दोस्तों इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमें जो है अपनी प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करना चाहिए। तो इसके उदाहरण के तौर पे जो है इसमें दोस्तों बताया गया है कि मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित स्थल, फसल चक्र, उसके बाद में टिकाऊ निर्माण, 3 स्तंभ। तो दोस्तों ये जो है ये मतलब बताया गया है कि जैसे सौर ऊर्जा जो है दोस्तों, सौर ऊर्जा जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से मतलब संबंध रखता है। तो सौर ऊर्जा दोस्तों ऐसी ऊर्जा है कि मतलब हम इसका कितना भी इस्तेमाल कर लें ये ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों इसमें जो है मतलब नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये 2 टॉपिक और है जो मैंने इसमें जो है नहीं लिखा है। क्योंकि दोस्तों मुझे ये वन शॉट में छोटा लेक्चर बनाना था, क्योंकि आप लोगों को जो है छोटा लेक्चर ही पसंद आता है इसलिए। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन ये 2 चीज़ें मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, जो लोग अब तक इस वीडियो पे टिके हुए हैं, वो देख लें, क्योंकि ये कन्फर्म है कि ये भी पूछा ही जाएगा पेपर में। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मतलब एक लिमिटेड समय के लिए मतलब लिमिटेड समय के मतलब मतलब लिए होते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो अनलिमिटेड समय के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बता दिया कि जो है लिमिटेड जो है वो पेट्रोल है, अनलिमिटेड जो है वो जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे दोस्तों कि सूर्य की रोशनी का हम कितना भी इस्तेमाल कर लें, सूर्य की रोशनी जो है ख़त्म नहीं होगी जो है दोस्तों। जैसे अब हवा है, हवा का इस्तेमाल हम कितना भी, जैसे हवा चल रही है उसको कितना स्टोर कर लें, उसकी कितनी भी जो हम कुछ भी बना लें, लेकिन हवा जो है वो चलना बंद नहीं होगा, हवा चलता रहेगा। तो दोस्तों ये ऐसे संसाधन हैं जो ख़त्म नहीं होंगे कभी, तो इनका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए हमें। और ये चीज़ें जो है अब धीरे-धीरे जो है सरकार जो है काम इस पे कर रही है और इनको जो है लेकर आ रही है जो है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हरित स्थल हो गया, फसल चक्र हो गया, टिकाऊ निर्माण हो गया। अब दोस्तों इसके 3 स्तंभ देख लेते हैं। पर्यावरणीय स्थल, आर्थिक स्थल और सामाजिक स्थिरता, ठीक है ना? दोस्तों पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता, इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों पर्यावरण के सतत विकास के अंतर्गत हमें जो है लोगों के मतलब लोगों के विकास के बारे में सोचना है। दोस्तों जैसे कि जैसे सतत विकास से हमारा जो मतलब तात्पर्य ही बनता है किसी चीज़ के विकास के बारे में ही बताया गया है। तो मतलब इसमें जो है विकास के बारे में मतलब लोगों के विकास के बारे में सोचना है, तो सरकार जो है इनके विकास के बारे में मतलब सोचने के लिए मतलब ये 3 स्तंभ हैं, जैसे कि जो है
पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता। अब जो है पर्यावरणीय स्थिरता, जैसे कि दोस्तों हमारे पर्यावरण में जो है पेड़-पौधे लगाए ये मतलब लगाने चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों कहीं पे जैसे पेड़-पौधे हैं, कहीं काट दिए, कहीं कुछ दोस्तों मतलब, तो इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक स्थिरता, लोगों के पास जो है मतलब आर्थिक स्थिरता लोगों में बनी रहे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, मतलब गरीबी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों ये चीज़ तो आजकल हर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा जो है इस तो मतलब ये टॉपिक कहता है कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिरता लोगों के अंदर मतलब स्थिरता बनी बनी रहनी चाहिए जो है, इसमें जो है ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक स्थिरता, यानी समाज में जो हमारा समाज है इसके अंदर भी स्थिरता बनी रहनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में हमारा मतलब सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के उद्देश्य है स्वास्थ्य कल्याण, गरीबी समाप्त करना, शून्य भूखमरी यानी भूखमरी को समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन, जो कि मतलब दोस्तों लगभग लगभग मतलब दिल्ली को छोड़ के और किसी भी स्टेट में देखा जाए तो दोस्तों क्वालिटी शिक्षा तो मतलब नहीं कह सकते। दिल्ली में भी दोस्तों उतनी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब है, लेकिन दिल्ली में भी मतलब पूर्ण रूप से उस तरह की क्वालिटी शिक्षा नहीं है। और मतलब कुछ जगहों पे मतलब हर जगह के बारे में तो नहीं बोल सकते। दिल्ली में भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब बहुत ही क्वालिटी शिक्षा है, लेकिन मतलब जैसे कि जैसे हम जिस एरिया में मतलब हम लोगों का जैसे सोल पड़ गया, तो इसमें दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्वालिटी शिक्षा है। तो इसी इसी चीज़ के बारे में मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। बाकी जैसे लैंगिक समानता हो गया, यानी कि जैसे जो लड़के और लड़कियों की अनुपात में जो समानता है, ये मतलब समान समान ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है, या लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, लड़कों की संख्या कम हो रही है। तो इसमें जो है लैंगिक समानता का अर्थ ये है स्वच्छ जल, ठीक है ना? जैसे स्वच्छ जल होना चाहिए जिससे कि लोगों को जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जो है जल, क्योंकि जल सभी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा जो है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारे जो है मतलब टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सतत विकास के उद्देश्य। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार दोबारा मतलब इसको मतलब आप अपने शब्दों में भी मतलब लिख सकते हैं। स्वास्थ्य कल्याण, गरीबी समाप्त करना, शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक मिनट दोस्तों, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और अ, स्वच्छ ऊर्जा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण। दोस्तों वायु प्रदूषण के बारे में भी हमारे टॉपिक में मतलब हमारे पेपर में पूछा जाता है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, या वायु प्रदूषण पे जो है आप जो है मतलब एक टिप्पणी लिखिए। तो वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध अवस्था और वि विषाक्त हो जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण तब होता है जब गैस, धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध अवस्था का और विषाक्त होता है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती हैं। हवा में प्रदूषण की मात्रा मनुष्य, जानवर और पौधों को नुकसान के स्तर को भी प्रभावित करती हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो है वायु जो है कितना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मनुष्य जो है ये वायु में ही श्वास लेता है। और यदि जो है हमारे पर्यावरण में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी, या मतलब इतने ज़्यादा मतलब इसमें जो भी चीज़ बताई गई है कि धूल गंदगी पराग कालिक वायरस, ये मतलब इतनी ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा तो मनुष्य पे इसका बहुत बुरा, मनुष्य के जितने भी जीव जंतु जानवर हैं उन सब के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप जानते हैं। तो इसी के बारे में हमें जो है वायु प्रदूषण में बताना रहेगा। और मतलब आप मैं तो जानता हूँ कि मतलब वायु प्रदूषण मतलब वायु को स्वच्छ रखना चाहिए जो है। तो सरकार इसके लिए भी कदम उठाती है, इसके लिए भी मतलब मंत्रालय बनाया गया है। और लेकिन इस पे जो है विशेष प्रकार के कार्य नहीं होते, खास करके दिल्ली में। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मतलब लगभग दिवाली के बाद जो है पॉल्यूशन चालू हो जाता है, और फिर इसकी मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर सरकार जो है स्कूल बंद करती है और कॉलेजेस बंद करती है, यही सब चीज़ होता है दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं।
तो ये सब चीज़ मतलब है दोस्तों। तो वायु प्रदूषण पे हमारा टॉपिक आएगा और मुझे आशा है कि मतलब आप लोग इस पे बना के जो लिख लेंगे, जो भी मैंने आपको समझाया है, तो यही आपके मतलब पेपर में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल प्रदूषण है। दोस्तों जल प्रदूषण पे भी हमारा मतलब टॉपिक आता है कि मतलब इस पे जो है मतलब टिप्पणी कीजिए, 5 नंबर में लगभग आ जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रदूषित जल वह जल है जिसकी संरचना इस हद तक बदल गई है कि वह उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी दोस्तों जो जल हमारे मतलब इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, वही मतलब जल मतलब वही जल प्रदूषित मतलब प्रदूषित जल होता है। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि गंदा पानी जो होता है वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, साफ पानी ही आता है। तो जो भी मतलब हमारे पीने योग्य जल ना हो या जो हमारे उपयोग में लाने योग्य जल ना हो, वही मतलब दूषित जल होता है। तो इसी के बारे में हमें लिखना है कि हमें जैसे कि दोस्तों इसमें मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट कि जल प्रदूषण जो है जैसे कि आजकल जो है लोग नदी नदी वगैरह में जो है मतलब कूड़ा कचरा आदि फेंक देते हैं। जो है कई नाले जो है नदियों में जाके मिल रहे हैं, जिससे कि नदियाँ दूषित हो रही हैं। और मतलब और भी मतलब जैसे जो बारिश का जल है ये दोस्तों ऐसे ही मतलब बेकार जाता है। और इसको भी मतलब स्टोरेज की एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का जो जल होता है तो पहली बारिश पहली दूसरी बारिश स्टार्टिंग के बारिश को छोड़ के बाकी जो जल होते हैं वो सब शुद्ध पानी होते हैं। तो इन सब जल को हमें स्टोर करने की जो है व्यवस्था रखनी चाहिए। जो है इसके बाद में जो है नदी वगैरह को स्वच्छ रखना चाहिए। जो है हम नदियों को जो है दूषित कर रहे हैं जो है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब दोस्तों आप लोगों को बना के लिखना रहेगा, आप लोग बना के लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है टिहरी बांध। टिहरी बांध से आप मतलब क्या समझते हैं? तो टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में एक स्थित मतलब बहुउद्देश्य बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए इसके बारे में जो है पूछा जाएगा। और बिजली उत्पादन, सिंचाई और नगर पालिका जल आपूर्ति के लिए यह पानी उपलब्ध कराता है। दोस्तों ये जो है मतलब ये बांध बनाया गया हुआ है। ये बांध जो है मतलब उत्तराखंड में बनाया गया हुआ है। और इसका जल वगैरह जो है हरियाणा पंजाब जैसे भी जगहों पे जाते हैं, दिल्ली में भी शायद आता है इसका जल जो है एक जगह से हरियाणा से होते हुए। मुझे जगह का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका जल जो है हरियाणा के मतलब कुछ क्षेत्रों में जाता है। और दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि के लिए इस प्रवाह का दोहन करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से एक होने जा रही है, क्योंकि इस पूरी परियोजना में नदी पर 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण शामिल है। तो दोस्तों ये हमारा नर्मदा घाटी परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों इसके अंतर्गत जो है हमारे मतलब जो भी मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि 135 मध्यम और जो है 3000 छोटे बांधों का निर्माण शामिल है और 30 बड़े बांध हैं। तो मतलब इसके बारे में अब पूछा जाएगा, क्योंकि ये लगभग मतलब ये भी जो है 3-4 बार जो है पेपर में आ रखा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से मतलब आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आप बना के लिख देना कि मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इस पे इतने बड़े बांध बनाए गए हैं, इतने मध्यम बांध बनाए गए हैं, इतने छोटे बांध बनाए गए हैं। और नर्मदा घाटी जो है लोगों को जो है मतलब जल प्रभावित मतलब ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसमें मतलब ये लोगों के जल का एक मतलब बहुत बड़ा मतलब खेती वगैरह का बहुत बड़ा स्रोत है। ये सब मतलब आप लोग बना के लिख सकते हैं। मैंने तो आपको जो है पॉइंट वगैरह जो है मुझे जो है आप मेरा काम था आप लोगों को पॉइंट से जो है मतलब अवगत कराना, पॉइंट बताना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाढ़। बाढ़ दोस्तों ये भी एक टॉपिक है, इसमें इससे भी क्वेश्चन आएगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक है बाढ़। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक प्रवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। इससे नदियों का जल किनारे से बहकर मैदानी भाग में बहने लगता है और बाढ़ कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जन धन और फसल को बहुत अधिक हानि नहीं हो सकती है। तो दोस्तों जानते ही हो कि अब बाढ़ क्या होता है। बाढ़ जो होता है मतलब नदियों से जब नदियों का जो जल होता है वह जो है अपनी सीमा लांघ के जो है रहने वाले जगहों पर मतलब शहरों में आने लग जाता है।
या मतलब नदियों के किनारे जो गाँव वगैरह स्थित होते हैं वहाँ पे आने लग जाता है तो वो बाढ़ हो जाता है, मतलब बाढ़ का पानी कहलाता है। तो बाढ़ जो है ये दोस्तों बिहार के क्षेत्रों में लगभग जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है बिहार वगैरह में ज़्यादा आता है बाढ़ वगैरह। तो बाढ़ जो है दोस्तों सरकार ने इसके लिए भी मतलब बहुत सारे कार्य करने चाहिए लेकिन सरकार जो है उस प्रकार के कार्य करती नहीं है। तो बाढ़ जो है दोस्तों ये भी हमारे मतलब एक प्राकृतिक आपदा में से एक मतलब बहुत बड़ी आपदा तो नहीं कह सकते लेकिन ये भी आपदा जो है ऐसा है कि मतलब डिस्टरबेंस रखता है लोगों को। और बाढ़ जो है बाढ़ के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बाढ़ के बारे में दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग बना के लिख लेंगे और मैंने आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पूरा पेपर आएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे मतलब टेलीग्राम पे मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो है आईडी है @abhisoni22 जो कि मेरे चैनल का नाम भी है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।